नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम संपूर्ण प्राचीन भारत को MCQ फॉर्मेट में द एंड करने वाले हैं, यानी द होल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की हम MCQ सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमने पहले 2 वीडियो का अध्ययन कर लिया है, अतः वो प्लेलिस्ट में है। जो लोग छूट गया जिनका, वो जाके देख सकते हैं। और आज इसी कड़ी में यह तीसरा वीडियो है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः अंत तक देखिएगा। यह वीडियो जो IAS प्री, नेट, JRF, PGT, TGT, सेट, स्लेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए समान महत्वपूर्ण है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इतिहास संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में मिल सके। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में उपलब्ध है। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। तो आपको बताऊं कि प्रारंभिक जैन ग्रंथ जो है वो अर्ध मगधी भाषा में उपलब्ध है। जैन धर्म 3री शताब्दी में 2 शाखाओं में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ये जो अर्ध मगधी थी वो प्राकृत भाषा की एक पूर्वी शाखा है। तो प्रारंभिक जैन ग्रंथ जो है वो अर्ध मगधी भाषा में अवेलेबल है। अब हमारा अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में रचित त्रिपष्ठी लक्षण महापुराण में जैन संतों, राजाओं और नायकों की कथाएं हैं, इनके रचयिता है। यानी कि ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि 9वीं शताब्दी में जो रचना हुई थी त्रिपष्ठी लक्षण महापुराण, इसमें जैन संत, राजा, नायकों इस सब की कथाएं हैं, इनके रचयिता कौन है? जिनसेन या गुणभद्र या हेमचंद्र या A और B, यानी कि जिनसेन और गुणभद्र दोनों। तो आपको बताऊं कि त्रिपष्ठी लक्षण महापुराण के रचयिता जिनसेन और गुणभद्र, ये दोनों ने मिलकर रचना की है, यानी हमारा D विकल्प सही है। इस रचना में जीवन चक्र से जुड़े कर्मकांडों, स्वप्नों की व्याख्या, नगर योजना, योद्धा और राजा के लिए अपेक्षित आचार आदि विषयों के लिए पृथक अध्याय समर्पित हैं। अब फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संगम साहित्यों में किन काव्यों का मूल विषय प्रेम है। ये हमारा सवाल है। यानी कि संगम साहित्य में जो काव्य है उनमें से किसका विषय प्रेम है, लव है। तो हमारे विकल्प है अकम, पूरम या दोनों या नन ऑफ दीज। तो आपको बताओ, संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, वही पूरम काव्यों का मूल विषय युद्ध है। तो हमारा विकल्प A सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अकम काव्य का मूल विषय क्या है? प्रेम है। अब है, इनमें से किन विद्वान ने पूरम काव्यों को जन काव्य की संज्ञा दी है। यानी कि जो अभी हम अकम और पूरम पढ़े थे, संगम साहित्य के काव्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पूरम में। तो इसमें पूछ रहा है कि पूरम काव्यों को जन काव्य की संज्ञा दी है कौन से विद्वान? RC मजुमदार, AK रामानुजम, जेम्स मिल या नन ऑफ दीज। तो आपको बताओ, AK रामानुजन ने 1999 ईस्वी में पूरम काव्यों को जन काव्य की संज्ञा दी, जो कि प्रेम प्रसंगों से हटकर कई विषयों पर लिखे गए हैं, जैसे नैतिक शास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र आदि सभी विषयों पर। दरअसल इन काव्यों को उन लोकगीतों तथा गाथाओं की तर्ज पर लिखा गया जिनका मौखिक श्रुत के रूप में अनिश्चित काल से प्रचलन रहा था। तो हमारा इस प्रश्न का 34 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा AK रामानुजम। अब है गलत मिलान हमको चुनना है। इसमें से गलत क्या है? ये सब संगम साहित्य है। एत्तु तोकई पदों का 8 संग्रह बिल्कुल सही है। पत्तु पाट्टू पदों का 10 संग्रह, ये भी सही है। तोलकापियम, ये हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की, ये तमिल व्याकरण है, ये भी सही है। पेरिया पुराणम वैष्णव धर्म से जुड़ा, यानी कि ये अंतिम विकल्प है, यही गलत है।
ये जो पेरिया पुराणम है, ये 12वीं सदी में शैव तमिल संतों की रचनाओं पर ये एक संग्रह लिखा गया है, पेरिया पुराणम। इस श्रेणी के साहित्य में पूर्व मध्ययुगीन दक्षिण भारत का सामाजिक इतिहास प्रतिबिंबित होता है। तो यानी कि जो पेरिया पुराणम था वैष्णव धर्म से जुड़ा, ये गलत है। यह है किससे? शैव धर्म से जुड़ा हुआ। अब हमारा अगले प्रश्न की ओर अगर रुख करें तो 36 नंबर प्रश्न है कि शिलप्पदिकारम का शाब्दिक अर्थ है। आप जानते हैं कि शिलप्पदिकारम या मणिमेकले ये सब क्या है? महाकाव्य है। संगम साहित्य के अंतर्गत इसकी रचना हुई थी। तो शिलप्पदिकारम का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, प्यार का गीत, पायलों का गीत, शिल्प व प्यार, नन ऑफ दीज। तो आपको बताओ कि शिलप्पदिकारम का शाब्दिक अर्थ होता है पायलों का गीत। यह एक तमिल महाकाव्य है। इसकी रचना इलनकोवतिकल यानी कि सन्यासी राजकुमार द्वारा की गई। इसमें 30 सर्ग है और 3 खंडों में यह लिपिबद्ध है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, पायलों का गीत। फिर हम अगले प्रश्न की ओर रुख करें तो ये हमारा प्रश्न है कि भासों के प्रसिद्ध नाट्यों में शामिल है। भास के मतलब भासो, मैं इधर उधर निकल गया। भास के प्रसिद्ध नाट्यों में शामिल है स्वप्न, वासवदत्ता, बालचरित, दूतवाक्य या पंचरात्र। इसमें से कौन सी रचना भास के प्रसिद्ध नाट्यों में शामिल है? तो आपको बताओ कि ये जो भास थे, इनकी सारी की सारी रचनाएं, ये जो है विकल्प वाले, सब इन्हीं की रचनाएं, भास की ही रचना है। स्वप्न, वासवदत्ता तो सभी जानते हैं, बालचरित भी उन्हीं की रचना है, दूतवाक्य भी उन्हीं की रचना है और पंचरात्र भी उन्हीं की रचना है। ये प्रश्न पूछ देता है कि अलग अलग जो फेमस रचनाएं नहीं है, डिफरेंट रचना करके पूछ देता है, तो इसमें फंसिएगा नहीं, नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में उपलब्ध प्राचीनतम जीवन चरित्र है, मतलब भारत में उपलब्ध सबसे प्राचीन जीवन चरित्र कौन सा है? आईने अकबरी है या बालचरित है या हर्षचरित है या विक्रमांक देव चरित है? तो आपको बताओ कि भारत में उपलब्ध प्राचीनतम जीवन चरित्र होने का जो श्रेय है, मतलब किसी के जीवन के बारे में चर्चा, ये हर्षचरित है। बाणभट्ट का हर्षचरित भारत में उपलब्ध प्राचीनतम जीवन चरित्र है। बाणभट्ट ने अपने संरक्षक सम्राट की ओजस्वी जीवन गाथा के साथ साथ अपने विषय में भी इस रचना में लिखा है। इसने अपने विषय में यह लिखा है कि उसकी माँ राजदेवी का देहांत काफ़ी पहले हो गया। 14 वर्ष में पिता भी इनका साथ छोड़ के चल निकले। उन्होंने भरचू नामक योग्य गुरु के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। बाणभट्ट के अनुसार एक बार उन्हें हर्ष के दरबार में उपस्थित होने का निमंत्रण पत्र मिला, तो शुरुआत में उनको तिरस्कार मिला, लेकिन बाद में हर्ष उनसे बहुत प्रेम करने लगे। अब भारत में उपलब्ध प्राचीनतम जीवन चरित्र हर्षचरित हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना में संस्कृत व प्राकृत दोनों का प्रयोग है? संस्कृत का भी प्राकृत का भी। पृथ्वीराज रासो, रामचरित, कुमारपाल चरित, नन ऑफ दीज। तो आपको बताओ, पृथ्वीराज रासो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है चंद्रमर दाई द्वारा, और ये रामचरित जो है ये संस्कृत में संध्याकर नंदी द्वारा 11वीं-12वीं सदी में लिखी गई। फिर ये जो कुमारपाल चरित है, तीसरा ऑप्शन कुमारपाल चरित, ये जो है 12वीं सदी में हेमचंद्र द्वारा लिखी गई। ये इसमें संस्कृत व प्राकृत दोनों का प्रयोग है। अब इनमें से किन विद्वान का कथन है कि मैं जीवित मनुष्यों के हृदय से निकलने वाले ज्ञान को मृत भेड़ों के खाल पर हस्तांतरित नहीं करना चाहता? यानी कि ये जो हमने उद्धरण लिया है, ये उद्धरण किसकी रचना में है? अल-बरूनी की रचना में। अल-बरूनी की रचना का नाम क्या है? तहकीके हिंद, यानी कि भारत की खोज। तो ये जो तहकीके हिंद जो इन्होंने लिखा है, उसमें इन्होंने भारतीय लोग कैसे लिखते थे या लेखन कला के बारे में जो उनका ज्ञान था, उनको विश्व से ये
अलबेरूनी ने तुलना किया। तो उसी में ये वर्णन किया है कि मैं जीवित मनुष्यों के, किसी एक विद्वान के बारे में वर्णन किया है, मैं जीवित मनुष्य के हृदय से निकलने वाले ज्ञान को मृत भेड़ों की खाल पर हस्तांतरित नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत में कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये उद्धरण सुकरात के हैं। किसके हैं? सुकरात के। जब सुकरात से पूछा गया था कि उन्होंने पुस्तकों की रचना क्यों नहीं की, तो उत्तर में उन्होंने यही बातें कही थी। आपको बताओ कि 11वीं सदी में तहकीके हिंद की रचना हुई थी, जिसमें अलबेरूनी ने इस सुकरात के इस उद्धरण के और उद्धरण के साथ साथ और भी एक चीज़ लिखी थी कि हिंदू दक्षिण में नारियल व खजूर के पत्तों पर यानी ताड़ी पर लिखते हैं। तारपत्र हो गया। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसमें ध्यान रखिएगा ये अलबेरूनी की तहकीके हिंद, ये जो रचना है उनकी, उसी में ये वर्णित है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अब फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस रचना में भारत के व्यापार की यत्र तत्र चर्चा है? ये हमारा प्रश्न है। चचनामा, शाहनामा, गुलिस्तान या नबदीज। आपको बताओ चचनामा के लेखक क्या है? अज्ञात है। 7वीं सदी के मध्य में इसमें वर्णित है कि चच नामक ब्राह्मण ने सिंध की राजगद्दी पर कब्जा कर लिया, और ये फिर मोहम्मद बिन कासिम के भी आक्रमण की चर्चा करता है। फिर शाहनामा, ये क्या है? ये फिरदौसी द्वारा रचित है। और जो गुलिस्तान है, यह सुविख्यात कवि सादी की रचना है। इसी में भारत के व्यापार की यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ सभी जगह चर्चा है। अब 42 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है कि अलबेरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तकों की कुल संख्या है। तहकीके हिंद या भारत की खोज आप तो एकदम अच्छे से जानते हैं, लेकिन पूछ रहा है कुल कितने पुस्तक लिखे उन्होंने? 40, 180, 297। तो आपको वो तो अलबेरूनी, जिसका एक अन्य नाम अबू रिहन भी है। कौन सा नाम है? अबू रिहन। अबू रिहन। तो अबू रिहन या अलबेरूनी साहब ने कुल 180 पुस्तकें लिखी। यह ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले थे। कुल 180 पुस्तकों में इनकी वर्तमान में मात्र 40 पुस्तकें अवेलेबल हैं। तो इनकी पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है? 180। समझिए कितने ज़्यादा पुस्तकों को इन्होंने रचित किया था, और इनमें से मात्र 40 अभी उपलब्ध हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी विधि तिथि निर्धारण हेतु इस्तेमाल की जाती है? पहला है कार्बन 14 या पहली विधि है कार्बन 14 विधि, जिसे कि हम रेडियो कार्बन विधि भी कहते हैं। तो ये पहली विधि है। और फिर उसके बाद है उष्मदीप्ति विधि, पोटेशियम आर्गन विधि, यूरेनियम श्रृंखला विधि, ई में ऑल। तो आपको बताओ कि तिथि निर्धारण के लिए आप लोग रेडियो कार्बन या कार्बन 14 विधि ये वाला का तो हमेशा ख्याल रखते हैं, लेकिन उष्मादीप्ति विधि भी इस्तेमाल होती है, पोटेशियम आर्गन विधि और यूरेनियम श्रृंखला विधि। ये सारी की सारी विधियाँ जो है तिथि निर्धारण हेतु इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प ई सही जवाब हो जाएगा, सभी के सभी। अब हम 44 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जो कि आपके पिछले वीडियो में आपका होमवर्क भी था कि इनमें से कौन बौद्ध मत स्वीकारने वाली गैर भिक्षुणी महिला थी जिसने निर्वाण को प्राप्त किया था। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न था। तो इसका जो हमारे विकल्प थे जीवा, उब्बरी, मित्ता या पाला। तो इसके जो उत्तर होंगे वो होंगे उब्बरी। यह श्रावस्ती की एक उपासिका थी। कहा कि श्रावस्ती की। इसने उसके जीवन में महापरिवर्तन तब आया जब उसके द्वारा अपनी जीवा नामक बेटी की मृत्यु पर विलाप करने के दौरान उसे बुद्ध के दर्शन हुए। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि कौन सी वो बौद्ध मत स्वीकारने वाली गैर भिक्षुणी महिला थी जिसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया था, तो ये होगी उब्बीरी। अब ये हमारा अगला प्रश्न है जो कि आज का आपका होमवर्क है कि पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस रचना में हुआ है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र या इंडिका? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्रश्न संख्या 45 ABCD, जो आपको सही जवाब लगता है वो आप उसका उत्तर लिखिएगा।
तो इस तरह से हमारा ये पार्ट 3 समाप्त हुआ। फिर हम इसके अगला अंक लेके आएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, और ये जो हमारा होमवर्क वाला प्रश्न रहता है उसको तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको विभिन्न ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, और इसका उत्तर ढूंढ के हमेशा जो भी हमारे होमवर्क वाले प्रश्न रहते हैं, चाहे संपूर्ण प्राचीन भारत का सीरीज है या संपूर्ण आधुनिक भारत MCQ फॉर्मेट में द इंड वाला सीरीज है, दोनों में से जिस सीरीज का जो होमवर्क वाला अंतिम प्रश्न रहता है उसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके उसका सही उत्तर ढूंढ के हमारे कमेंट बॉक्स में आके लिखिए, या आप खुद ब खुद ढूंढ लेते, आपको खुद आता रहता है तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और एकदम घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सफलता तय है। हम एकदम एंशिएंट इंडिया हो चाहे मॉडर्न इंडिया हो, दोनों को MCQ फॉर्मेट में एकदम बढ़िया तरीके से द एंड करने वाले हैं। हम एकदम महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। एक बार ये फॉर्मेट में जब पूरा एंड कर लेंगे, सारे वीडियो का आप नोट्स बना लेंगे, तो पूरे भारत में इतिहास संबंधी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नेट JRF हो, IS प्री हो, सेट हो, स्लेट हो या PGT TGT, कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं रहने वाली है। अतः अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। सबसे ज़रूरी बात कि घर में रहिए और पढ़ाई लिखाई कीजिए, सफलता तय है। मिलते हैं इसके अगले अंक में। जो लोग चैनल पे आज पहली बार आके वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको एकदम इतिहास व UGC नेट पेपर 1 संबंधी वीडियो मज़ेदार और सरल से सरलतम हिंदी भाषा में मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जो इतिहास के प्रति संवेदनशील है, इतिहास सीखना चाह रहे हैं, उनके बीच शेयर करें ताकि वो भी इतिहास के इस सागर में, इतिहास के इस नदी में डुबकी लगा सके और आनंद ले सके। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले अंक में।